नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हम फटीग के बारे में पढ़ रहे थे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि फटीग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और एक लॉ देखेंगे, पेरिस लॉ, जो फटीग के इस स्टेजेस को समझने में हमें मदद करेगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये कुछ फटीग फेलियर है मटेरियल का, उसका एक फ्रैक्टरोग्राफ है और हमने बताया था कि यहाँ पे हमारा मटेरियल की क्रैक इनिशिएट हुई थी, ओरिजिन हुआ था और ये कुछ मार्क्स हमने देखे थे और ये जो टिपिकल मार्क्स है इसको हमने बताया था कि ये सिग्नेचर मार्क्स है हमारे फटीग फेलियर ऑफ मटेरियल्स के लिए। और यहाँ पे जब एक क्रिटिकल स्टेज पहुँच जाती है फटीग के दौरान, तो उसके बाद मटेरियल उस लोड को ले नहीं पाता या मटेरियल ओवरलोडेड हो जाता है और मटेरियल फेल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक ओरिजिन मार्क किया है, यहाँ पे कुछ मार्क्स आपको यहाँ पे सर्कुलर कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, इनको कहते हैं बीच मार्क्स। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज के पार्ट में। और ये मार्क्स कुछ इस तरह से दर्शाते हैं कि मटेरियल फटीग से फेल हुआ है। तो कुछ कुछ स्टेजेस देखते हैं, इसका एक स्कीमेटिक बना लेते हैं पहले। तो इस मटेरियल में पहले हम कंसिडर कर रहे थे कि कोई भी डिफेक्ट नहीं था, कोई भी क्रैक नहीं था। तो यहाँ पे जो इनिशिएशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रैक इनिशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्रैक इनिशिएशन की बात कर रहे हैं। ये क्रैक यहाँ पे इनिशिएट होता है मटेरियल में, सरफेस पे, और वो क्रैक धीरे धीरे साइक्लिक लोडिंग के द्वारा प्रोपोगेट होगा और वो प्रोपोगेट होके क्रैक बढ़ेगी और क्रैक एक क्रिटिकल लेंथ तक पहुंचेगी। और इस क्रिटिकल लेंथ के पहुंचने के बाद मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली फेल करेगा, यानी एक स्पीड से फेल करेगा। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ये जो मटेरियल है, यहाँ पे ये जो रीजन है, ये रीजन एक तो ब्रिटल या डक्टाइल मटेरियल के हिसाब से ये रीजन बिहेव करेगा। तो जनरली फटीग में ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है, मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल है, तो इसलिए जो फेल्यूर है वो हमेशा कैटास्ट्रोफिक रहता है। तो अभी हमने इस फ्रैक्टोग्राफ से देखा है कि यहाँ पे एक इनिशिएशन है, फटीग क्रैक प्रोपोगेशन है और ये यहाँ पे फ्रैक्चर है। तो अभी देखते हैं कि ये स्टेजेस को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 स्टेजेस में हम लिख सकते हैं फटीग फेल्यूर होता है। तो पहला है क्रैक इनिशिएशन, दूसरा है क्रैक प्रोपोगेशन अंडर साइक्लिक लोड और तीसरा है फाइनल कैटास्ट्रोफिक फ्रैक्चर। क्रैक इनिशिएशन के 2 स्टेजेस भी लिखते हैं, कुछ कुछ किताब में आप देखेंगे, तो एक क्रैक फॉर्मेशन और माइक्रो क्रैक ग्रोथ। तो ये 2 स्टेजेस भी हम इसमें क्रैक इनिशिएशन में कवर कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इन 3 स्टेजेस कैसे कैसे और किस तरह से इनके मैकेनिज्म्स है। तो मैं टाइम के साथ जब बात करूंगा, यानी मैं मटेरियल को साइक्लिक लोडिंग के अंडर डिफॉर्म कर रहा हूँ या किसी एप्लीकेशन में मैं साइक्लिक लोड मटेरियल पे लग रहे हैं, तो टाइम के साथ यानी उस एप्लीकेशन टाइम के साथ क्या क्या स्टेजेस होंगे फटीग के, हम देखते हैं। तो हमने 3 स्टेजेस देख लिए, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो सबसे पहला क्रैक न्यूक्लिएशन और इनिशिएशन, दूसरा क्रैक प्रोपोगेशन और तीसरा कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ये मोस्टली हम हाई साइकिल फटीग के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस स्टेजेस में हम देखेंगे कि ये जो स्टेज है, स्टेज 1, ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट होता है या एक्टिव होता है। इस स्टेज में आप देखेंगे कि क्रैक इनिशिएट होगा। कहाँ इनिशिएट होगा? क्रैक इनिशिएट होगा जहाँ पे स्ट्रेस रेजर्स होंगे, यानी जहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा मटेरियल के अंदर। और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ ज़्यादा होगा? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा नॉचेस पे, डिफेक्ट्स पे या इंक्लूजन्स पे या फॉरेन पार्टिकल्स पे, या हम देख सकते हैं कि इस क्रैक न्यूक्लिएशन सरफेस पे हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम डक्टाइल मटेरियल्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि डक्टाइल मटेरियल्स लोकली इल्ड होते हैं। जब हम फटीग के बारे में बात कर रहे हैं तब हमने समझा था कि फटीग जो होता है वो इल्ड स्ट्रेंथ के बहुत नीचे में या बहुत कम वैल्यूज पे फटीग फेलियर होता है।
तो इसलिए हम देखेंगे कि लोकल यील्डिंग यानी मटेरियल लोकली यील्ड कर रहा है जब मैं फटिग स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। दूसरा स्टेज है मेरा क्रैक प्रोपोगेशन, यानी एक बार क्रैक न्यूक्लिएट होगी यहाँ पे कुछ इस तरह से, फिर ये क्रैक प्रोपोगेट होगी। और ये जो स्टेज है इसमें मटेरियल की मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड होती है, यानी ये जो स्टेज है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है इस स्टेज में। और हम ये देख सकते हैं कि जो अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है मटेरियल पे, क्योंकि हम साइक्लिक लोड की बात करें तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है तो एक क्रैक ओपन करेंगे, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है तो क्रैक क्लोज करेंगे। तो इसके वजह से क्या होता है कि मटेरियल में क्रैक ओपनिंग और क्लोजिंग होने की वजह से आप देखेंगे कि क्रैक प्रोपोगेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है, और 10⁻⁸ टू 10⁻⁴ पर साइकिल होता है। तो ये होगी हमारी क्रैक प्रोपोगेशन स्टेज। और तीसरी स्टेज है ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर, यानी आप देखेंगे कि मटेरियल में क्रिटिकल क्रैक अगर यहाँ पे डेवलप हो गई कुछ इस तरह से, और ये क्रिटिकल क्रैक अगर हम देखेंगे कि इस क्रिटिकल क्रैक की वजह से मटेरियल में एक लोड हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो मटेरियल ये उस लोड को ले नहीं पाएगा और उसके वजह से मटेरियल फेल होगा, और ये जो स्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली मटेरियल को फेल करेगी। ये टिपिकल 3 स्टेजेस है मटेरियल्स की जब मटेरियल फटिग के द्वारा फेल होता है। तो सबसे पहले स्टेज देखते हैं क्रैक न्यूक्लिएशन, ये स्टेज 1 है। तो यहाँ पे कुछ माइक्रोग्राफ्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये इस ALMG3 में आप देखेंगे कि सरफेस पे जब मैं मटेरियल्स को डिफरेंट साइकिल्स के आफ्टर मैं देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 200 साइकिल के बाद, 500 साइकिल के बाद, 2000 साइकिल्स के बाद या 4500 साइकिल्स के बाद मटेरियल्स के उसी एरिया के सरफेस पे मैं देख रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ स्लिप बैंड्स बने हुए हैं। आप देखेंगे कि स्लिप बैंड्स बनते हैं, और ये स्लिप बैंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं कुछ इस तरह से। आप देखेंगे कि ये स्लिप बैंड्स यहाँ पे प्रोमिनेंट होंगे, और कुछ समय के बाद ये स्लिप बैंड्स यहाँ पे क्रैक न्यूक्लिएट करेंगे। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि अगर मैं नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्लिप बैंड्स बनेंगे सरफेस पे आके, और ये सरफेस पे आके स्लिप बैंड्स हमें क्रैक फॉर्म करने में मदद करेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से ये मैकेनिज्म है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक मटेरियल है और इसके ऊपर मैं एक साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। मैं साइक्लिक लोड के लिए ये एरो यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। तो ये अगर मैं साइक्लिक लोड अप्लाई करूँगा तो ये जो फेल्यूर है और ये जो स्टेज है, हम हाई साइकिल फटीग के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो हाई साइकिल फटीग के दौरान ये हमारे पास साइक्लिक लोड है। इस साइक्लिक लोड के वजह से कुछ कुछ जो डिफेक्ट्स है, मोस्टली जैसे इंक्लूजन्स है, क्रैक्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है, ये एक्ट करेंगे लोकलाइज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के। हम जब फ्रैक्चर के बारे में बात कर रहे थे तब हमने देखा था अगर कोई डिफेक्ट है मटेरियल के अंदर, मैं मान लेता हूँ कुछ डिफेक्ट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। हमने देखा था यहाँ पे कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इस डिफेक्ट के अराउंड ज़्यादा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि लोकली यहाँ पे ये जो डिफेक्ट्स है ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे और उसके वजह से मेरे पास कुछ लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और उसके वजह से ये साइक्लिक लोडिंग की वजह से यहाँ पे ये जो डिसलोकेशन ग्लाइड होगा, अगर ये डिफेक्ट्स नहीं है तो डिसलोकेशंस भी यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं और ये डिसलोकेशंस ग्लाइड होके सरफेस पे आएंगे। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कुछ डिसलोकेशंस यहाँ पे जनरेट हुए और ये डिसलोकेशंस इस साइक्लिक लोडिंग के द्वारा सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आके एक स्टेप तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। और ये जब स्टेप तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले हमारा मटेरियल इस तरह से था, पॉलिश था, ये मटेरियल अभी रफ हो गया, या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्मूथ था और यहाँ पे मेरा सरफेस जो है वो रफ हो रहा है। आप इस माइक्रोग्राफ्स में भी आप देख सकते हैं कि सरफेस यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ रही है वैसे वैसे ये सरफेस रफ होते जा रहा है। अभी क्या होगा, क्योंकि साइक्लिक लोडिंग के द्वारा अगर मैं टेंसाइल में डिसलोकेशन सरफेस पे आके स्टेप तैयार किए, कॉम्प्रेशन में वो वही पाथ फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए ये सरफेस रफ का रफ रहेगा और उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे क्रैक्स बनेगी। कुछ इस तरह से मैं क्रैक दिखा सकता हूँ।
तो यहाँ पे ये सरफेस क्रैक तैयार होगी और ये सरफेस क्रैक अभी जाके फिर बाद में जाके ये यहाँ पे भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये जो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है उसके काफ़ी नीचे भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उसके वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एक क्रैक आगे बढ़ेगा, प्रोपोगेट होगा और अल्टीमेटली फेल होगा। तो ये पहले हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेज 1 क्रैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से समझते हैं, मेरे पास कुछ डिसलोकेशंस हैं इस मटेरियल में और मैं यहाँ पे साइक्लिक लोडिंग जब अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्लिप बैंड्स तैयार होंगे, यानी डिसलोकेशन जो है वो कुछ इस प्लेन्स पे मूव होके सरफेस पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्लिप बैंड्स है ये एट अ 45 डिग्री मेजरली मैंने दिखाया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो मैक्सिमम जो शेयर होगा वो अराउंड 45 डिग्री होगा। तो आपको जो स्लिप बैंड्स एक्टिवेट होके मिलेंगे वो कुछ इस 45 एंगल के साथ मिलेंगे मेरे इस लोड एक्सिस के साथ। तो उसके वजह से हम देखेंगे कि सरफेस पे आके स्टेप तैयार हो गया और जब साइकिल में रिवर्स होंगे, अगर ये टेंसाइल में अगर सरफेस पे आके स्टेप हो गया तो कॉम्प्रेशन में डिसलोकेशंस वही सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाते, उसके वजह से सरफेस यहाँ पे रफ हो गया। और मैं नंबर ऑफ साइकिल जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये इंस्टेंसेस बढ़ेंगे और उसके वजह से यहाँ पे सरफेस रफ होते जाके आगे जाके ये जो स्टेप्स है वो यहाँ पे क्रैक डेवलप करेगा और मुझे सरफेस क्रैक्स मिलेंगी। तो मैं कुछ यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि ये जो स्टेप्स जो यहाँ पे बनेगी, हमने HCF के लिए बात की थी, LCF में क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि लो साइकिल फटीग में स्ट्रेस हाई होता है एज कम्पेयर टू हाई साइकिल फटीग। तो लो साइकिल फटीग में अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो ये जो रफनिंग है सरफेस का वो फास्टर होगा। HCF के केस में मोस्ट ऑफ द फटीग लाइफ में ये जो स्टेज 1 है, ये HCF के केस में न्यूक्लिएशन, क्रैक न्यूक्लिएशन में मोस्ट ऑफ द फटीग मटेरियल की लाइफ इसी में स्पेंड होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस था और मैं नंबर ऑफ साइकिल जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे सरफेस रफ होके क्रैक्स इनिशिएट हो गए सरफेस पे। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते कि ये जो स्लिप बैंड्स फॉर्म हुए और इसके वजह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्सट्रूजन्स कुछ इस तरह से एक्सट्रूजन्स हमें मिले और कुछ इंट्रूजन्स सरफेस पे मिलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इंट्रूजन्स, तो इसकी वजह से हमें क्रैक मिलती है और इनको हम कहते हैं माइक्रो क्रैक। तो हमने बताया था कि ये जो स्लिप बैंड्स तैयार हुए वो 45 डिग्री एंगल पे तैयार हुए और जो क्रैक्स तैयार होंगी वो नियरली 45 डिग्री एंगल पे रहेगी। और हमें पता है कि अगर ये क्रैक इस तरह से यानी माइक्रो क्रैक इस तरह से लोडेड है तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 45 डिग्री है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्रैक है ये मोड 1 लोडिंग पे नहीं होगी, ये दो लोड में होगी, दो मोड्स में होगी, जैसे कि मोड 2 और मोड 3। तो ये जो क्रैक है ये ओपनिंग मोड में लोडेड नहीं है। तो इनिशियली ये जो क्रैक है ये सिर्फ मोड 2 और मोड 3 में लोडेड रहेगी। अभी हम देखेंगे कि हमने ये एक बात की थी कि लोकलाइज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से यहाँ पे लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा या हायर इंक्रीज इन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसलिए हमारा सरफेस फिनिश और क्लीनलीनेस यानी मटेरियल में कोई इंक्लूजन्स या डिफेक्ट्स ना हो, इसको हम क्लीनलीनेस कहते हैं। तो ये जो सरफेस फिनिश और क्लीनलीनेस है मटेरियल का, ये हमारे फटीग लाइफ को डिटरमाइन करेगा या अफेक्ट करेगा। तो जितना मेरा सरफेस फिनिश अच्छा और क्लीनलीनेस अच्छा उतना मटेरियल में उसका फटीग लाइफ अच्छा। तो ये हो गया स्टेज 1। ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की थी, ये वुड्स की कंसेप्ट कहते हैं इसको, और वुड्स ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, जो एक्सट्रूजन और इंट्रूजन सरफेस पे बनेगी और उसके द्वारा क्रैक्स बनेगी। अभी हम दूसरी स्टेज देखते हैं, स्टेज 2। इसको हम कहते हैं क्रैक प्रोपोगेशन स्टेज। तो हमने देखा कि सरफेस पे कुछ क्रैक्स यहाँ पे बनी है, पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ क्रैक्स यहाँ पे ही रुक गई है सरफेस पे। तो इसको हम समझते हैं कि ये जो क्रैक्स है, कुछ क्रैक्स ये जब तक फेवरेबल स्लिप सिस्टम के तब पहुँचती नहीं है तब तक वो प्रोपोगेट नहीं होगी, वो वहाँ पे ही रुक जाएगी, क्योंकि
क्रैक प्रोपोगेशन के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, थी वही क्रैक्स प्रोपोगेट होगी जो फेवरेबल ओरिएंटेड स्लिप सिस्टम में पहुंची है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्रैक्स है, एक तो ये यहाँ पे फेवरेबल स्लिप सिस्टम नहीं है, या ये यहाँ पे आके ग्रेन बाउंड्रीज के द्वारा रोक की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कुछ ही क्रैक्स प्रोपोगेट हो पाती है। तो कौन सी क्रैक प्रोपोगेट होगी जो जिस जहाँ पे मुझे वेल ओरिएंटेड स्लिप सिस्टम मिलेगी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये वेल ओरिएंटेड स्लिप सिस्टम के पास आ रही है, तो जैसे इस स्टेज में आप देखेंगे कि ये स्टेज 1 है, और प्रोपोगेट होके आप देखेंगे कि मटेरियल में जब इस तरह से ओरिएंट हो जाएगी फेवरेबल स्लिप सिस्टम के तरफ, तब ये जो क्रैक है आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो क्रैक है ये ओपनिंग मोड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे मोड 2 और मोड 3 था, यहाँ पे भी हम इसको लिख देते हैं। तो इस इनिशियल फर्स्ट स्टेज में ये मोड 2 और मोड 3 में लोडेड 3, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका मोड चेंज होके मोड 1 में आ गई है। तो जब मोड 1 में आती है तो आप देखेंगे कि ये क्रैक ओपनिंग मोड है, और क्रैक यहाँ पे ओपन होके प्रोपोगेट होगी। तो इसको समझते हैं क्रैक स्टेज 2 को किस तरह से ओपनिंग होगी जब हम साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ स्ट्रेस साइकिल इस तरह से है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, और इस तरह से मेरी साइकिल है, स्ट्रेस साइकिल है। और मान लेते हैं मैं एक ये जो साइक्लिक स्ट्रेस कुछ इस तरह से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास मटेरियल में इनिशियल क्रैक है, कुछ इस तरह से स्टेज 2 में आ गई है वो क्रैक। और अभी आप देखेंगे कि इसके वजह से जब हम स्ट्रेस, ये साइक्लिक स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस करेगी क्रैक, तो किस तरह से क्रैक ओपन होगी, क्लोज होगी, ये देखेंगे। तो मान लेते हैं कि अभी मैं स्ट्रेस बढ़ गई है यहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अभी इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो आप इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगा। और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे डबल नॉच तैयार होगी कुछ इस तरह से क्रैक टिप के पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे स्लिप कॉन्सेंट्रेट हो गया अराउंड 45 डिग्रीज, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से डबल नॉच मिलेगी। जब मैं और स्ट्रेस बढ़ाता हूँ कुछ इस तरह से, अभी हम आए यहाँ पे स्ट्रेस हमारा बढ़ गया है, तो हम देखेंगे कि क्रैक यहाँ पे ओपन हो गई है, और कुछ इस तरह से हम देखेंगे कि स्ट्रेस हाई है, तो इसके वजह से यहाँ पे कुछ एक प्लास्टिक जोन, क्योंकि क्रैक के आगे एक प्लास्टिक जोन तैयार होगा क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये मटेरियल पे एक प्लास्टिक जोन तैयार होगा, और यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ने के कारण क्रैक ओपन होगी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है क्रैक बढ़ेगी बिकॉज ऑफ प्लास्टिक शेयरिंग। यहाँ पे एक प्लास्टिक शेयरिंग होगी, यानी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो यहाँ पे शेयर होके ये क्रैक आगे बढ़ेगी। और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाया वैसे वैसे क्रैक यहाँ पे भी ओपन होगी, और ये क्रैक यहाँ पे प्रोपोगेट हुई। अभी हमें स्ट्रेस जब साइकिल में देख रहा हूँ तो स्ट्रेस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे स्ट्रेस रिलीव हुआ, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये क्रैक स्टेबली प्रोपोगेट तो हुई है, पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो रीजन है ये ब्लंट हो गया। ये ब्लंट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्लास्टिक जोन है ये इस क्रैक को प्रोपोगेट होने में मदद करेगा, और जैसे ही स्ट्रेस यहाँ पे हट जाएंगे तो ये क्रैक यहाँ पे ब्लंट हो जाएगी। अभी हम कॉम्प्रेसिव रीजन में आ गए, तो इसके वजह से क्या होगा कि क्रैक क्लोज होगा, कुछ इस तरह से क्रैक क्लोज होगा, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस लगेंगे, पर वो रिवर्स डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस यहाँ पे लगेंगे, और उसके वजह से भी क्या होगा, ये जो ब्लंट टिप थी उसमें कुछ इस तरह से डबल नॉच तैयार होंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन में हमें एक रिवर्स्ड, या ये जो एंड जोन है वो रिवर्स्ड हो जाएंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे हमें डबल नॉच मिलेगा। अब जब मैं और आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे ये क्रैक और कॉम्प्रेस होगी, और यहाँ पे जो क्रैक है ये रीशार्पन हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे पहुँचूंगा वैसे ये क्रैक कुछ इस तरह से रीशार्पन होके कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक साइकिल के दौरान किस तरह से क्रैक ओपन हुई, क्लोज हुई,
ब्लंट हुई और फिर से रीशार्प हुई, और ये साइकिल कंटिन्यू होगी हमारे फटिक डिफॉर्मेशन के दौरान। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन मैंने मार्क की है, तो आप देखेंगे कि मेरी क्रैक टिप यहाँ पे थी और एक क्रैक यहाँ पे प्रोपोगेट होके कुछ इस तरह से बन गई है। तो ये हो गया मेरा क्रैक प्रोपोगेशन जो स्टेज 2 ऑफ फटिग है। तो स्टेज 2 में हम देखते हैं कि हमने देखा था कि क्रैक यहाँ पे इनिशिएट होगी और यहाँ पे क्रैक, ये जो साइन है सर्कुलर साइंस, सर्कुलर मार्क्स, इसको हमने कहा था कि ये फटिग का सिग्नेचर है और इसको हम कहते हैं बीच मार्क्स। अभी हम ये अगर रीजन को और मैग्नीफाई करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमें कुछ इस तरह से हमें फ्रैक्टोग्राफ मिलेगा, इस तरह से हमें माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे भी आप कुछ मार्क्स इस तरह से देख पा रहे होंगे, इनको हम कहते हैं स्ट्रिएशंस या फटिग स्ट्रिएशंस। तो ये दो मार्क्स है, ये हमारे टिपिकल मार्क्स है हमारे फटिग फेल्यूर के। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसे मैं बीच मार्क्स जब कहूँगा, तो ये बीच मार्क्स जो है ये हमें नेकेड आई से भी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप स्केल देखिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और आपको ये नेकेड आई से आपको दिखेंगी। ये जो स्ट्रिएशंस है ये आपको माइक्रोस्कोप में जाके ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये स्केल जो है 20 माइक्रॉन्स है, बहुत स्मॉल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बीच मार्क्स है ये माइक्रोस्कोपिकली विजिबल होते हैं और फटिग स्ट्रिएशंस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिकली इनविजिबल होते हैं। ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं बीच मार्क्स, फटिग स्ट्रिएशंस हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनका डिस्टेंस जो होता है आप देखेंगे, ये इनका डिस्टेंस जो होता है वो मिलीमीटर्स में होता है और इनका डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे कि ये माइक्रॉन्स में होगा, यानी 0.1 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन टिपिकली होता है। ये बीच मार्क्स कब तैयार होते हैं? ये तैयार होते हैं जब मेरी लोडिंग कंडीशंस चेंज हो रही है, यानी क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे एप्लीकेशन में रिवॉल्यूशन स्पीड चेंज हो सकती है, शॉर्ट ओवरलोड हो सकता है, या मशीन डाउन टाइम, यानी आपने एप्लीकेशन में रखा है एक कंपोनेंट और मशीन को हमने बंद कर दिया, जैसे वीकेंड पे हमने बंद कर दिया, तो उसके वजह से ये बीच मार्क्स तैयार हो सकते हैं। फटिग स्ट्रिएशंस ये लोड पे डिपेंड करते हैं, यानी स्टैटिक लोड, साइक्लिक लोड कितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से ये फटिग स्ट्रिएशंस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीच मार्क्स हमें हेल्प करेंगे, क्या किस लिए हेल्प करते हैं? हमें बीच मार्क्स हमें बताएंगे कि क्रैक इनिशिएशन, यानी कहाँ से क्रैक इनिशिएट हुई, वो जो रीजन है वो आइडेंटिफाई करने में हमें बीच मार्क्स मदद करते हैं। फटिग स्ट्रिएशंस एक अप्रोक्सीमेट मेजर है कि क्रैक प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है ईच साइकिल, यानी आप देखेंगे कि एक स्ट्रिएशन तैयार होने में एग्जैक्टली 1 साइकिल की ज़रूरत होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि सब साइकिल में स्ट्रिएशंस तैयार हो, पर अगर एक स्ट्रिएशन यहाँ पे तैयार हो रहा है इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर साइकिल में तैयार हुआ है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बीच मार्क्स और फटिग स्ट्रिएशंस। तो ये स्टेज 2 के बारे में हमने पढ़ा। अभी जैसे जैसे क्रैक प्रोपोगेट होती है एक क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचेगी और हमारा स्टेज 3 शुरू होगा। तो इसको हम कहते हैं फटिग क्रैक ग्रोथ या स्टेज 3, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली फेल होता है। तो यहाँ पे हम कुछ कह सकते हैं कि जब एक क्रैक क्रिटिकल लेंथ तक पहुँचती है तब जाके मटेरियल फेल होता है, क्योंकि क्रैक प्रोपोगेट हुई और एक क्रिटिकल लेंथ अचीव करेगी और उसके बाद मटेरियल स्टेज 3 में फेल होगा। तो हम जब हम क्रैक की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्चर टफनेस की भी बात कर सकते हैं। तो मैंने फ्रैक्चर टफनेस कुछ इस तरह से लिखा है, K = अल्फा सिग्मा मैक्स √of पाई। अल्फा एक कांस्टेंट है, सिग्मा एक स्ट्रेस है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये फंक्शन है मेरे क्रैक लेंथ का। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर मेरे मटेरियल की, और ये जब वैल्यू फ्रैक्चर टफनेस के इक्वल हो जाएगी तब अपना मटेरियल फेल होगा और तब फ्रैक्चर मटेरियल का होगा। इसको इस तरह से समझते, हमने बताया कि एक क्रैक एक सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्रैक इनिशिएट हुई, धीरे धीरे ये प्रोपोगेट हुई और कुछ एक क्रिटिकल लेंथ तक आगे पहुंची यहाँ पे, और इसके वजह से मेरा स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर रीच करेगा K1C तक और तब जाके मेरा मटेरियल फेल होगा। और यहाँ पे जब ये रीच होगा तो मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली
फेल होगा कुछ इस तरह से, यानी ये सडनली क्रैक प्रोपोगेट हो जाएगी पूरे थिकनेस में। तो अभी इसको समझते हैं साइक्लिक लोडिंग के द्वारा। तो ये जब हम बात कर रहे हैं तब मैं मैक्रोस्कोपिक क्रैक की बात कर रहा हूँ, यानी हमने स्टेज 1 में देखा था कि माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स तैयार हो रहे हैं, पर यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ तब ये मैक्रोस्कोपिक क्रैक की बात कर रहा हूँ। ये ग्रो होगी मेरी साइक्लिक लोडिंग में, और यहाँ ये जो फटीग लाइफ है ये डिटरमाइन करेगी इसके प्रोपोगेशन रेट के द्वारा, यानी क्रैक किस तरह से प्रोपोगेट हो रही है वो डिटरमाइन करेगी मेरी फटीग लाइफ। तो जब मैं साइक्लिक लोडिंग अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसको मैं सिग्मा मैक्स लिखा हूँ, और ये सिग्मा मीन, ये हमने स्ट्रेस साइकिल हम देखी है हमेशा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फ्रैक्चर टफनेस होगा। अगर मेरे पास एक क्रैक लेंथ है और ये मैक्सिमम स्ट्रेस है तो मैं के मैक्स कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, अल्फा सिग्मा मैक्स अंडर रूट ऑफ पाई ए, और सिग्मा मीन के लिए मैं लिख पाऊंगा के मीन इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा मीन अंडर रूट ऑफ पाई ए। अभी ये जो कॉम्प्रेशन, अगर इस स्ट्रेस को मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मान के चल रहा हूँ, अगर ये सिग्मा मीन यानी लेस देन 0 है तो यहाँ पे ये स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इस के मीन को मैं 0 कह सकता हूँ या 0 कह सकता हूँ। तो ये के मीन की वैल्यू मैं 0 कहूँगा जब ये सिग्मा मीन निगेटिव है या लेस देन 0 है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। तो मैं एक डेल्टा के की वैल्यू लिखूंगा। डेल्टा के की वैल्यू क्या है? के मैक्स माइनस के मीन। तो ये होगी मेरी डेल्टा के की वैल्यू। अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा, ये डेल्टा के हो गया जो डिफरेंस है मेरे के मैक्स और के मीन का, और इसको मैं कह सकता हूँ ये एक फंक्शन है मेरे क्रैक टिप का, ये फैक्टर है, कांस्टेंट है, ये क्रैक टिप का एक फंक्शन है। और ये हो गया डेल्टा सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई ए। तो यहाँ पे कुछ ये पैरामीटर्स डिफाइन कर देते, जैसे डेल्टा के है, ये हो, इसको मैं कहूँगा स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर रेंज। ये मेरी स्ट्रेस रेंज थी, यानी डेल्टा सिग्मा मेरी स्ट्रेस रेंज है, तो ये जो रेंज है ये स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर रेंज है, इसको मैं कहूँगा के मैक्स माइनस के मीन। और डेल्टा सिग्मा स्ट्रेस रेंज है और ए मेरी क्रैक लेंथ है। अभी ये डेल्टा सिग्मा की वैल्यू कुछ इस तरह से मैं लिख पाऊंगा, जैसे डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और डेल्टा सिग्मा ये इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स होगा जब आर की वैल्यू लेस देन 0 है। आर क्या है? हमने देखा था कि आर एक स्ट्रेस रेशो है, ये रेशो किसका है? सिग्मा मीन अपॉन सिग्मा मैक्स। तो हम देख पा रहे होंगे कि आर की वैल्यू जब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम डेल्टा सिग्मा की वैल्यू इससे रिप्लेस करेंगे, और आर की वैल्यू लेस देन 0 है तो डेल्टा सिग्मा की वैल्यू हम इस तरह से रिप्लेस करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉम्प्रेस, क्योंकि जब आर की वैल्यू निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो सिग्मा मीन हमेशा कॉम्प्रेसिव रहेगा, और कॉम्प्रेसिव के लिए हम इस के मीन की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं, इसलिए ये कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर रेंज, और इस स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर रेंज से मैं क्रैक प्रोपोगेशन रेट डिटरमाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुझे एक रिलेशन मिल रहा है डेल्टा के का ए के साथ और एक स्ट्रेस रेंज के साथ। तो अभी हम देखते हैं कि क्रैक प्रोपोगेशन रेट हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स, जो हम अप्लाई करेंगे फटीग लाइफ के लिए। तो जब मैं क्रैक ग्रोथ रेट की बात करूंगा तब मैं क्रैक ग्रोथ रेट कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूँ, DA अपॉन DN। तो यहाँ पे ये जो है चेंज इन क्रैक लेंथ पर साइकिल, इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखा है, पर एक्चुअल डेफिनेशन इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चेंज इन क्रैक लेंथ पर चेंज इन साइकिल। ओके, तो यानी हर साइकिल के दौरान क्रैक ग्रोथ होती नहीं है, इसलिए हम इसको डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एन लिखते हैं। तो ये मैथमेटिकली क्वोशंट नहीं है, बट जनरली फटीग एनालिसिस में हम यही टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रैक ग्रोथ रेट कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, DA अपॉन DN, और यहाँ पे डेल्टा के
एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ और ये लॉग स्केल में हम लिखते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह से बिहेवियर मिलता है, कुछ इस तरह से मुझे कर्व मिलता है और ये काइंड ऑफ सिग्मोइडल कर्व है। अगर मैं इस कर्व को देखूंगा अच्छे से तो यहाँ पे मैं इस कर्व को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्लोप के द्वारा इस 3 पार्ट को यहाँ पे डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो ये जो यहाँ पे हम क्रैक ग्रोथ रेट आप देखेंगे ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे क्रैक ग्रोथ रेट मिनिमम है और बहुत कम है, यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आपको एक थ्रेशोल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर रेंज लगेगी जो आपके क्रैक ग्रोथ को प्रोपोगेट करेगी, यानी एक मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मेरे पास कुछ स्ट्रेस साइकिल है इस तरह से, यहाँ पे मैंने के मैक्स मार्क किया, यहाँ पे मैंने के मिन मार्क किया है और आपको क्रैक प्रोपोगेट करने के लिए एक ये जो है ये डेल्टा के है और क्रैक प्रोपोगेट करने के लिए मुझे एक स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर लगेगी, वैल्यू लगेगी जो मेरे क्रैक को ओपन करेगी। तो एक मिनिमम वैल्यू, यानी इसको मैं ऑपरेटिंग स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर कहूँगा, इसलिए इसको के ऑप लिखा है। तो ये वैल्यू टिपिकल यहाँ पे मैंने मार्क की है। तो इस तरह से समझिए कि ये अगर स्ट्रेस साइकिल में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक मिनिमम वैल्यू चाहिए जो मेरे क्रैक को ओपन करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो साइकिल का ये पार्ट है इसके ऑप के ऊपर, वही क्रैक को प्रोपोगेट करने में मदद करेगा और ये जो पार्ट है नीचे वाला ये क्रैक को प्रोपोगेट करने में मदद नहीं करेगा, यानी क्रैक को ओपन नहीं करेगा, तो ये प्रोपोगेट करने में मदद नहीं करेगा। तो हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए के ऑप की और इसी वैल्यू को हम कहते हैं ये जो डेल्टा के एच, ये मिनिमम आप जब अप्लाई करेंगे तभी जाके क्रैक प्रोपोगेट होगी, जब साइक्लिक लोडिंग होगी तब। इसको ही हम कहते हैं डेल्टा के टी एच या थ्रेशोल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर। तो ये यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जब हम इसको क्रॉस करेंगे तभी जाके क्रैक यहाँ पे प्रोपोगेट होना चालू करेगी और क्रैक ग्रोथ रेट हमें दिखेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि आर वैल्यूज जो है वो हमारे फटिग लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। अभी हम देखते हैं, तो आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं कि आप देखिए कि आर वैल्यू का क्या इफेक्ट है इस सिग्मोइडल कर्व पे। तो पहली स्टेज हम देखेंगे यहाँ पे, जब मैं जस्ट यहाँ पे पहुंचा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये, इसको मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड रीजन। यहाँ पे जो क्रैक प्रोपोगेशन रेट है, क्रैक ग्रोथ रेट है, वो बहुत स्लो है, इसको स्लो ग्रोथ रीजन भी कहते हैं। दूसरा रीजन आप देखेंगे, इस रीजन को मैं कुछ इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ, एक लीनियर रिलेशन अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा, ये क्रैक ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट है, डेल्टा के टू द पावर पी। ये जो रीजन है इसको मैं कहता हूँ पेरिस रीजन। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्रैक जो है वो स्टेबली ग्रो हो रही है, जैसे जैसे मेरा डेल्टा के यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये लीनियरली यहाँ पे वेरी हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं कहता हूँ स्टेबल क्रैक ग्रोथ रीजन। और तीसरा रीजन आप देखेंगे, और यहाँ पे मैंने पेरिस लॉ, ये पेरिस के नाम पे लिखा गया है, ये पेरिस लॉ है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करने और क्रैक लेंथ फाइंड आउट करने में। तो ये है मेरा पेरिस लॉ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टेबली क्रैक ग्रो करेगी। तीसरे रीजन में हम जब जाएंगे तब आप देखेंगे कि क्रैक यहाँ तक प्रोपोगेट होगी या क्रैक ग्रो हो गई इस तरह से, तो आपका ये जो के मैक्स है ये पहुंच जाएगा आपके फ्रैक्चर टफनेस के वैल्यू के तक। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके बाद मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली फेल होगा, यानी के मैक्स की वैल्यू जब K1C आ जाएगी, पहुंच जाएगी, तब आप देखेंगे कि मटेरियल फेल होगा और यहाँ पे मुझे फास्ट फ्रैक्चर मिलेगा और ये जो क्रैक ग्रोथ है ये अनस्टेबल रहेगा, यानी इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ये रैपिड होगा, अनस्टेबल ग्रोथ ऑफ क्रैक मुझे यहाँ पे मिलेगी। अभी मैं पेरिस लॉ को जब देख रहा हूँ या पेरिस इक्वेशन को यहाँ पे देख रहा हूँ, तब ए की वैल्यू, पी की वैल्यू, तो ये स्लोप होगी, ये मैंने मेंशन किया था। इसका अगर मैं स्लोप लूँगा डी ए अपॉन डी एन अपॉन डेल्टा के लॉग
लॉग स्केल पे जब मैं प्लॉट करूँगा तब मुझे ये स्लोप जो मिलेगा तब मुझे इस स्लोप की वैल्यू p रहेगी, और ये जो वैल्यू रहेगी a की वैल्यू ये इंटरसेप्ट रहेगी इस y एक्सिस पे जब डेल्टा k की वैल्यू मैं 1 MPa रूट मीटर कंसिडर करता हूँ। तब ये हो गया मेरा एक कांस्टेंट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये होगी क्रैक ग्रोथ रेट जो हमने पेरिस लॉ से समझी। तो हम पेरिस लॉ को और अच्छे से समझते हैं। जब मैं स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर डेल्टा के ये कम रहेगा थ्रेशोल्ड स्ट्रेस से, तब मेरी कोई फटीग क्रैक ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हम पेरिस लॉ से ये समझ सकते हैं कि यहाँ से हम एक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल क्रैक लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं जो फटीग लाइफ को भी डिटरमाइन करने में मेरी मदद करेगा। तो अगर मैं पेरिस लॉ कुछ इस तरह से लिखता हूँ, और मैं अगर ये नंबर ऑफ साइकिल्स जो फेल्यूर के लिए लगेगी वो कुछ इस तरह से मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं अगर इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे इस पार्ट को इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक। ये A0 अगर मेरी इनिशियल क्रैक लेंथ है और AF ये मेरी फाइनल या फ्रैक्चर की क्रैक लेंथ है, अगर ये दोनों मुझे पता है वहाँ तक अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस रिलेशन को, और मुझे P पता है, डेल्टा के पता है, डेल्टा के को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्रेस रेंज के साथ, A पता है, तब मैं नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर डिटरमाइन कर सकता हूँ। और इसका इक्वेशन मैं यहाँ पे डिरेवेशन यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, आप इस बुक को रेफर कर सकते हो GE एडिटर को मैकेनिकल मेटलर्जी के, और ये रिलेशन आपको मिलेगा। इस रिलेशन से आपको ये देख सकते हैं कि NF जो है नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर है, ये स्ट्रेस रेंज सिग्मा R जो है इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रैक लेंथ भी है, क्योंकि यहाँ पे -p⁻² है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जैसे जैसे जितनी बड़ी क्रैक लेंथ होगी उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स मेरी कम होगी, और जितना स्ट्रेस रेंज ज़्यादा उतना भी नंबर ऑफ साइकिल्स मेरी फेल्यूर टू कम हो जाएगी। ये एक ज्योमेट्रिक फैक्टर है मेरे क्रैक लेंथ का। तो ये होगी मेरी नंबर ऑफ साइकिल्स। आप उसी तरह से अगर मुझे इनिशियल क्रैक लेंथ पता है, यानी ये मैं किसी इंस्पेक्शन के द्वारा निकाल सकता हूँ, जैसे अल्ट्रासोनिक मेथड से या डिफरेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से, उससे मैं इनिशियल क्रैक लेंथ मटेरियल की डिटरमाइन कर सकता हूँ। और मैं फाइनल क्रैक लेंथ इसी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे एक फाइनल क्रैक लेंथ या फ्रैक्चर जब क्रिटिकल क्रैक लेंथ क्रैक साइज अगर मुझे डिटरमाइन करनी है तो ये इक्वेशन मुझे एक क्रिटिकल क्रैक लेंथ लेगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्रिटिकल क्रैक लेंथ है ये अगर मेरा KC यानी स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर जितना ज़्यादा है तो उतनी बड़ी मुझे क्रैक लगेगी प्रोपोगेट करने में। सिग्मा मैक्स अगर ज़्यादा है यानी मैक्सिमम स्ट्रेस अगर मैं बढ़ा रहा हूँ मटेरियल पे, तो ये जो क्रैक लेंथ लगेगी वो कम लगेगी मुझे। यानी इसका मतलब अगर सिग्मा मैक्स बढ़ रहा है तो स्मॉल क्रैक में ही मेरा मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये दर्शाता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ फटीग लाइफ में बहुत महत्व रखती है। तो ये हो गए 3 स्टेजेस। तो इस पार्ट में हमने फटीग के डिफरेंट स्टेजेस देखे। फटीग के डिफरेंट स्टेजेस हमने फ्रैक्टरोग्राफ से कंसिडर किए थे, जैसे क्रैक इनिशिएशन, क्रैक प्रोपोगेशन और फेलियर या कैटास्ट्रोफिक फ्रैक्चर। और इनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखे हमने कि किस तरह से क्रैक इनिशिएट हो सकती है सरफेस पे और वो किस तरह से प्रोपोगेट होती है, उसको हमने पेरिस लॉ से समझा। और पेरिस लॉ से ही हमने नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर और एक क्रिटिकल क्रैक साइज को डिटरमाइन किया है। तो अभी के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।